Hello friends, good morning. You are most welcome to our YouTube channel Everlasting Learning. दोस्तों आज हम आपके लिए पेब्लो नेरुदा की सबसे फेमस पोइम है कीपिंग क्वाइट, उसका हम आज इजी एक्सप्लेनेशंस देखने वाले हैं और जो 12th कंपलसरी में भी हैं और साथ साथ सेकेंड ग्रेड इंग्लिश का भी एक क्या है पार्ट है, तो हम इसके बारे में जानते हैं। और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशंस है, लाइफ स्टाइल हैं, वर्क्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिगर ऑफ स्पीच हैं और पोइटिकल एप्रिशिएशंस है। ये सारी चीज़ें हम इसका डिटेल डिस्क्रिप्शंस देखेंगे आज। हम पहले पेब्लो नेरुदा के बारे में जानते हैं। पेब्लो नेरुदा 1904-1973 is the pen name of Naphtali Ricardo Reis Basalto, who was born in the town of the Peral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. देखते हैं दोस्तों, इसका इजी ट्रांसलेशन देखते हैं कि पेब्लो नेरुदा ने 1904 में पेब्लो नेरुदा का जन्म हुआ और 1973 को पेब्लो नेरुदा की डेथ हो जाती है। पेब्लो नेरुदा का जो पेन नेम है दोस्तों वो क्या है? पेब्लो नेरुदा का जो पेन नेम है और वो है नेप्थली रिकार्डो रईस बेसाल्टो। नेप्थली रिकार्डो रईस बेसाल्टो ये पेब्लो नेरुदा का पेन नेम है। और पेब्लो नेरुदा का जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? चिले के पेरल नामक टाउन में हुआ है। पेब्लो नेरुदा की जो पोइम्स है वो इजीली अंडरस्टूड इमेज से भरी हुई है, जो उनकी कविताओं को क्या बना देता है? बहुत ज़्यादा आकर्षक बना देता है, बहुत ज़्यादा शानदार, ब्यूटीफुल, वंडरफुल बना देता है। पेब्लो नेरुदा ने नोबेल प्राइज़ भी जीता है लिटरेचर के लिए। पेब्लो नेरुदा ने नोबेल प्राइज़ भी मिला है और ये मिला है 1971 को। कब मिला है? 1971 को, ध्यान रखना है दोस्तों। और यहाँ से देखिए कि इन दिस पोएम द नेरुदा टॉक्स अबाउट, इस जो प्रस्तुत कविता में यहाँ पर जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, यहाँ पर जो कीपिंग क्वाइट जो आपकी कविता है उसमें पेब्लो नेरुदा बात करते हैं क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता पर, मतलब आत्मचिंतन की आवश्यकता पर पेब्लो नेरुदा बात करते हैं। और साथ ही साथ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पारस्परिक समझ की भावनाओं की फीलिंग्स के बारे में भी क्या करते हैं? पेब्लो नेरुदा इस पोएम में बातचीत करते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं इस मॉडर्नाइजेशन की वजह से खो चुकी है और इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसमें उलझे पड़े हैं। इसलिए पेब्लो नेरुदा उसके बारे में बात करते हैं कि हमें अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें अपनी भावनाओं को समझने की जरूरत है, हमें अपने विचारों को समझने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने लाइफ में क्लैरिटी ला सकें और चीज़ों को सही तरीके से, सही नज़रिए से देख सकें और लाइफ को आसान बना सकें। ये पेब्लो नेरुदा अपनी पोएम में समझाते हैं कि कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमने क्या किया, हमने अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को खो दिया कहीं ना कहीं। तो अब हम देखते हैं लाइफ एंड करियर के बारे में, जानते हैं कि पेब्लो नेरुदा की लाइफ कैसी रही और उन्होंने करियर में किस तरह की शुरुआत की। पेब्लो नेरुदा का रियल नेम था रिकार्डो एलिसर नेप्थली रेइस बसाल्टो, जो हमने ऊपर देखा। यह पेब्लो नेरुदा का क्या है? रियल नेम था। फिर ये रियल नेम है। और फिर देखिए यहाँ से पेब्लो नेरुदा ने अपना जो पहला ऐसे है, ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट ऐसे एज 13 एज अ नेप्थली रेइस। पेब्लो नेरुदा ने 13 वर्ष की उम्र में नेप्थली रेइस अपने निकनेम के माध्यम से, नेप्थली रेइस अपने निकनेम के थ्रू उन्होंने क्या किया था? अपना पहला ऐसे पब्लिश किया था। ही अडोप्टेड द pseudonyms पेब्लो नेरुदा बाय 1920, पॉसिबली फ्रॉम द केजेस पोइट जैन नेरुदा। अब पेब्लो नेरुदा ने जो अपना निकनेम है, स्यूडोनेम्स का मतलब होता है दोस्तों निकनेम हो गया या पेन नेम हो गया, तो पेब्लो नेरुदा ने अपना जो निकनेम चूज़ किया है वो कब किया था? 1920 के समय चूज़ किया था। और ये किसी पोइट ने सजेस्ट किया था जिसका नाम है जैन नेरुदा। और जैन नेरुदा जो पोइट थे उन्होंने पेब्लो नेरुदा को अपना नाम सजेस्ट किया था, और जो पेब्लो नेरुदा एक तरफ से पेन नेम के तौर पर उन्हें सजेस्ट किया था, इस वजह से उन्होंने अपना नाम रखा। और पेब्लो नेरुदा ने ही जॉइंड द कम्युनिस्ट पार्टी इन द ईयर 1945, मतलब 1945 में उन्होंने क्या किया?
पेब्लो नेरुदा ने 1945 में कम्युनिस्ट पार्टी को भी ज्वाइन किया था। किस पार्टी को ज्वाइन किया था? कम्युनिस्ट पार्टी को। और ये लास्ट वाला है कि पेब्लो नेरुदा ने 1971 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है लिटरेचर के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक छोटी सी लाइन है, ये देखिए कि जो कीपिंग क्वाइट जो आपकी पोएम है, द पोएम कीपिंग क्वाइट has been taken from his poetry collection Extravasaria and that involves the 68 poem in it। जो आपकी प्रस्तुत जो कविता है कीपिंग क्वाइट, ये किस कलेक्शन से ली गई है? ये पेब्लो नेरुदा के एक्स्ट्रावाजेरिया जो कलेक्शन है, जिसमें 68 पॉइंट्स है दोस्तों। कितने पॉइंट्स है? 68। और 68 में 30 सेकेंड, मतलब 32वीं कविता यहाँ पर कीपिंग क्वाइट आपकी रहेगी। तो इस तरह से हमने ये भी देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पेब्लो नेरुदा की पोएटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानता है कि पेब्लो नेरुदा किस तरह से अपनी कविताओं में किस तरह का जिक्र करते हैं या कैसी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं हैं उसकी कविताओं की, तो उसके बारे में जानते हैं। सच एज द विवाइड इमेजनरी, एरोटिक मेटाफर्स एंड रिथमेटिक सर्च एंड फ्यूजिंग सीरियल फ्रेगमेंटेशंस। अब देखिए दोस्तों, जो और फिर आगे देखें, हिज पोइट्री इज नोन फॉर इट्स एक्सेसिबिलिटी, इंटेंस इमोशंस एंड डीप कनेक्शंस विद एवरीडेज लाइफ। एंड फिर देखिए, एंड द की फीचर, और की फीचर देखिए, इंक्लूड्स द फैसिनेट लिरिकिज्म एंड पावरफुल इमेजनरी दैट इज फिक्स टू द यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ऑफ लव, डिजायर एंड लॉस। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इसका ट्रांसलेशन देखिए। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो विवाइड इमेजनरी का यूज करते हैं। विवाइड इमेजनरी मतलब ऐसी इमेजनरी जो बिल्कुल क्लियर हो, जो रीडर्स को आसानी से समझ में आए। एरोटिक मेटाफर का यूज करते हैं, जो काफी ज्यादा क्या है, एरोटिक यानी प्रभावशाली रूपक का यूज करते हैं। एंड रिथमेटिक सर्च, और उसमें रिद्म भी एक नेचुरल रिद्म को क्या करते हैं, पेब्लो नेरुदा की पोएम्स फॉलो करती है। और इसके बाद फ्यूजिंग सेरल फ्रेगमेंटेशंस भी यहाँ पर दिखाई देता है। उतार चढ़ाव या निराशा हताशा का माहौल भी कविताओं में दिखाई देता है। पेब्लो नेरुदा की जो पोइट्री है, पेब्लो नेरुदा की पोइट्री है वो जानी जाती है इसकी एक्सेसिबिलिटी के लिए। ये हर व्यक्ति के ऊपर लिखते हैं। इनकी जो बेसिकली जो थीम होती है, यूनिवर्सल थीम होती है, यूनिवर्सल टॉपिक्स पे ऊपर ये लिखते हैं ताकि इनकी कविता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करे, एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच पाए वो। इंटेंस इमोशन इनकी कविताओं में देखने के लिए मिलता है, मतलब एक गहन भावनात्मक तरीके से अपनी पोइम में अपनी फीलिंग्स को रखते हैं, अपने नज़रिए को रखते हैं। और डीप कनेक्शंस विद द डेली एवरीडे लाइफ, और इनकी कविताएं आमतौर से जिंदगी से जुड़ी हुई होती है। आमतौर की जो हमारी लाइफ है, डेली रूटीन जो हमारी लाइफ है, उससे काफ़ी कनेक्शन हम फील करते हैं इसकी कविताओं में। इसके अलावा की फीचर्स में बात करें, फैसिनेट लिरिकिज्म, मतलब ये एक लिरिकल क्वालिटीज में क्या करते हैं, भावनात्मक लिरिकल क्वालिटीज में क्या करते हैं, अपने पोइम को जिक्र करते हैं। पावरफुल इमेजनरी का काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, जो यूनिवर्स पावरफुल इमेजनरी का यूज करते हैं, जो किसके बारे में बात करती है, जो भिन्न प्रकार के यूनिवर्सल एक्सपीरियंस के बारे में बात करती है, जैसे लव हो गया, डिजायर हो गया, या लॉसेस हो गए, या लॉस हो गया। इस तरह से हम उनके बारे में बात करते हैं। अब हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया जानते हैं दोस्तों। सेंट्रल आइडिया क्या है कि ये पोएम किस केंद्रीकृत बिंदु पर आधारित है, या इस पोएम का केंद्रीकृत आइडिया क्या है, हम उसे सेंट्रल आइडिया के बारे में जानते हैं। नेरुदा सजेस्टेड दैट बाय स्टॉपिंग ऑल फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पीच फॉर अ ब्रीफ मोमेंट वी कैन एस्केप द रश ऑफ द मॉडर्न लाइफ, एंड दिस exotic moment of the silence allows us to understand ourselves better, realize the harm we cause to nature and each other, and foster a sense of mutual understanding among all humans। अब देखिए दोस्तों, इसको समझते हैं इसको कि नेरुदा इस कविता में इस बात का जिक्र करते हैं कि हमें सभी प्रकार की भौतिक गतिविधियों को क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, और हमें अपने आप से और रोक देना चाहिए। और स्पीच फॉर अ मोमेंट, मतलब कोई बातचीत हमें नहीं करनी चाहिए, ताकि हम जो मॉडर्न लाइफ की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उससे हम बच सके। और फिर क्या होगा, एक शांति का वातावरण आएगा, या एग्जोटिक मोमेंट ऑफ द साइलेंस आएगा। जो एग्जोटिक मोमेंट ऑफ द साइलेंस मतलब शांति का एक विचित्र समय आएगा, जो हमें क्या करेगा, हमारी मदद करेगा अपने आप को समझने के लिए, और हम अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, हम अपने आप को जान पाएंगे कि हमने कितना प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया है, उस बारे में भी हम जान पाएंगे। फोस्टर अ सेंस ऑफ द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और ये जो शांति का पल आएगा, ये हमारे अंदर क्या करेगा, ये हमारे अंदर एक पारस्परिक सद्भावना या पारस्परिक समझ को क्या करेगा, बढ़ाएगा, जिससे हम अपनी भावनाओं को समझेंगे,
हम सही और गलत का फेयर समझ पाएंगे, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन से हमारी समझ को कहीं ना कहीं क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब पोएम को हम शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, देखिए कि व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू एंड व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। आपको पोएम का जो टाइटल है कीपिंग क्वाइट, वो आपको क्या समझ आता है, उस टाइटल से आप क्या समझते हैं, या ये टाइटल इस टाइटल के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है या आपकी क्या राय है। ये देखिए, ये आप पॉइंट पढ़ने के बाद में इसको डिस्कस करना, क्या रियल में पोइट ने जिस कंटेंट के ऊपर बात किए हैं और जो टाइटल रखा है वो एग्जैक्ट है या सेम है या बिल्कुल डिफरेंट है, पोइट ने डिफरेंट तरीके से बात की। देखते हैं दोस्तों, अब इस पोइम को हम समझते हैं। छोटी कविताएं ज़्यादा बड़ी नहीं है। देखिए, नाउ वी विल काउंट to 12 and we will all keep quiet, keep still, and for once on the face of earth let's not speak in any language, let's stop for 1 second and not move our arms so much। यहाँ तक देखिए दोस्तों, अब ये फर्स्ट स्टेंजा है, ये यहाँ से लगाकर ये फर्स्ट स्टेंजा है। अब हम इसे समझते हैं कि फर्स्ट स्टेंजा में क्या बात करते हैं। नेरुडा बोलते हैं कि हम 12 तक गिनेंगे, हम क्या करेंगे, 12 तक काउंट करेंगे, और एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम 12 तक गिनेंगे, और 12 तक गिनने के बाद हम सभी क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। फोर वंस, क्योंकि फोर का मतलब है दोस्तों बिकॉज, क्योंकि फोर का मतलब यहाँ पर किससे है, बिकॉज से। फोर मीन्स यहाँ पर है, फोर का मतलब बिकॉज, क्या है, बिकॉज। फोर का मतलब है दोस्तों बिकॉज, बिकॉज वंस ऑन द अर्थ ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि एक बार भी इस दुनिया के अर्थ पर हम किसी प्रकार की लैंग्वेज में बातचीत नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार की लैंग्वेज में क्या नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। एंड लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, और हम एक समय के लिए कुछ समय के लिए हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव्स आवर आर्म सो मच, और हम किसी प्रकार की गतिविधि नहीं करेंगे, हम अपने हाथ पैर को भी नहीं हिलाएंगे डुलाएंगे। इस तरह से वो नेरुडा बात करते हैं। अब आपको क्या समझ में है, अब दोस्तों वो बात करते हैं कि पेब्लो नेरुडा बात करते हैं कि हम क्या करेंगे, 12 तक गिनेंगे, और फिर हम क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। फिर हम क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, और एक बार इस दुनिया के अर्थ में इस तरह से हम किसी प्रकार की या किसी भी भाषा में क्या नहीं करेंगे, दुनिया की किसी भी भाषा में हम किसी प्रकार से बातचीत नहीं करेंगे, और हम एक क्षण के लिए या एक सेकंड के लिए या कुछ समय के लिए हम क्या है, बिल्कुल रुक जाएंगे, थम जाएंगे, हम किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि नहीं करेंगे, और ताकि एक शांति का ऐसा वातावरण आएगा जिसमें हम अपने आप को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, हम अपनी भावनाओं को समझेंगे, हम ये समझेंगे कि हमने अपने जीवन काल में जितना हमने लाइफ जिया उसमें हमने कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा काम किया, क्योंकि हम इस दुनिया की भागदौड़ में ऐसे उलझ चुके हैं कि हमने सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही कहीं ना कहीं खो दिया। हम उलझते जा रहे हैं, हम दुनिया की भागदौड़ में बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं। इसलिए पेब्लो नेरुडा यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, पेब्लो नेरुडा ने यहाँ पर बोला कि हम बिल्कुल भी कोई एक्टिविटीज नहीं करेंगे। अब देखिए, जब ये एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो किस तरह का एनवायरनमेंट हमारे सामने आएगा, ये पोइम बताती है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। ये क्या होगा, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट एंड विदाउट रश एंड विदाउट engines we will all be together in a sudden strangeness, and fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hand। यहाँ तक देखिए दोस्तों, अब इसे समझते हैं। पेब्लो नेरुडा बात करते हैं कि जब हम सभी शांत हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करेंगे, तो ये क्या होगा, ये एक एक्सोटिक मोमेंट होगा, एक आश्चर्यजनक क्या होगा, मोमेंट होगा, आश्चर्यजनक क्षण होगा, जिसमें हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने पर क्या देंगे, ध्यान देंगे। क्योंकि क्या नहीं होगा, विदाउट रस, कोई भागदौड़ नहीं होगी, कोई किसी से आगे निकलने का कोई सवाल नहीं होगा, किसी से पीछे रह जाने का कोई सवाल नहीं होगा, और विदाउट engines, हम किसी प्रकार की कोई मशीन्स का यूज नहीं कर रहे होंगे, आसपास पूरी तरह से क्या होगी, शांति होगी। वी वुड बी ऑल टुगेदर, और हम सभी क्या होंगे, एक साथ ही, हम सभी एक साथ ही क्या होंगे, इन सडन स्ट्रेंजनेस, और अजीब सी हम क्या रहेंगे, अजीब सी शालीनता या अजीब से वातावरण में हम क्या हैं, प्रवेश कर जाएंगे, और वहाँ पर हम देखेंगे। और
यहाँ पर दोस्तों प्रकृति को समझाने के लिए कि हमने प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसके लिए पेब्लो नेरुदा यहाँ पर बात करते हैं। दो एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पर द फिशरमैन इन द कोल्ड सी। फिशरमैन, जो फिशरमैन है, जो मछलियां पकड़ने वाला मछुआरा है, जो दिन रात अपनी आजीविका कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने के लिए वो क्या कर रहा है, पैसे कमाने के लिए मछलियां पकड़ रहा है और उनको मारा जा रहा है और उनको खाया जा रहा है रिपीटेडली। यहाँ पर पेब्लो नेरुदा बात करते हैं कि हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को खो दिया है और हम यह भी नहीं देख पा रहे कि हम कितना इस प्रकृति के छोटे बड़े जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर पेब्लो नेरुदा दो एग्जाम्पल देता है दोस्तों। यहाँ से देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो फिशरमैन है, मछुआरे, वो कोल्ड सी में देखेगा, वुड नॉट हार्म इन द वेल्स, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो मछलियों को क्या नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो क्या है, वो बिल्कुल शांत हो चुका होगा। वो ये रिफ्लेक्ट करेगा कि उसने प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाया। तो ऐसे क्षण में क्या होगा, प्रकृति को भी उभरने का अवसर मिलेगा और स्वयं हमें भी क्या उभरने का अवसर मिलेगा। इस तरह से पेब्लो नेरुदा बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर पेब्लो नेरुदा इस चीज का देता है। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द मैन गैदरिंग सोल्ट, और वो व्यक्ति जो क्या कर रहा है, सोल्ट इकट्ठा कर रहा है या सोल्ट जनरेट कर रहा है, और वो क्या करेगा, अपने हर्टेड हैंड पे देखेगा, वो अपने नुकसानदायक हाथों पे देखेगा कि इन हाथों से उसने कितना बेरहमी से नुकसान पहुंचाया है प्रकृति को, कितने केमिकल्स कितने केमिकल वाटर बॉडीज में छोड़े जिसकी वजह से काफी ज्यादा क्या हुआ है, नुकसान हुआ है प्रकृति का। तो वो भी क्या करेगा, इस अपनी कमी को देखेगा उस शांति के वातावरण में। तो ये पेब्लो नेरुदा ने आधी पॉइंट्स में इस बात का जिक्र किया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, पेब्लो नेरुदा आगे क्या बात करते हैं। अब पेब्लो नेरुदा यहाँ पर वार्निंग देते हुए बात करते हैं, यहाँ पर एक चेतावनी के साथ बात करते हैं कि वह व्यक्ति जो नुकसान पहुंचाए, जिन व्यक्तियों ने नुकसान पहुंचाए, इस पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया, इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, वो भी क्या करेंगे, वो किस तरह से निराशा में उतर जाएंगे या वह किस तरह के वातावरण में उतर जाएंगे और क्या होगा उनके साथ, और किस तरह से वो अपनी गलतियों को देखेंगे लेकिन वो बिल्कुल रिग्रेट से भरे होंगे क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं होगा। देखिए यहाँ से, दोज हु प्रिपेयर, यहाँ से देखिए दोस्तों कि दोज हु prepare the green wars and wars with gas and wars with fire, victory with no survivor, would put on the clean clothes and walk about with their brothers in the shade and doing nothing। यहाँ तक देखिए दोस्तों, इससे समझते हैं। और वो बोलते हैं, पेब्लो नेरुदा बात करते हैं कि वो व्यक्ति, दोस्त का मतलब वे व्यक्ति जो क्या करे, ग्रीन वॉर्स करते हैं, वो क्या करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और पर्यावरण के साथ क्या करते हैं, वॉर करते हैं, वॉर विद गैस, और वो गैस के साथ युद्ध करते हैं, जहरीली गैसें, जैसे जहरीली गैसों से युद्ध करने का मतलब है जहरीली गैसें इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए छोड़ते, अपने फायदे के लिए जहरीली गैसें इस एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। या फिर वॉर्स विद फायर, वो फायर के साथ क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, फायर का यूज करते हैं इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के लिए, आसपास के जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने के। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ऐसे इंसानों के लिए पेब्लो नेरुदा बात करते हैं कि इन इंसानों की क्या होगी, विक्ट्री तो होगी दोस्तों लेकिन कोई जीवित नहीं बचेगा, नो सर्वाइवर, कोई जीवित नहीं बचेगा। तो ऐसे में यह विक्ट्री क्या हो जाएगी, बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगी, इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा क्योंकि इंसान मारे जाएंगे, दोनों तरफ से क्या है, इंसान मारे जाएंगे। तो इस तरह से इस विक्ट्री का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। और फिर ये व्यक्ति क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मेटाफर का यूज किया, वुड पुट ऑन द क्लीन क्लॉथ, और ये व्यक्ति जिन्होंने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, तमाम तरह से युद्ध किया, वो क्या करेंगे, पुट ऑन द क्लीन क्लॉथ, वो साधारण से सफेद तरह के कपड़े पहनेंगे। सफेद तरह के कपड़े हम रिग्रेट करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, शांति का प्रतीक हैं। और ये व्यक्ति भी क्या है, अपनी इस गलती को समझेंगे, उस शांति के वातावरण में सफेद कपड़े पहने हुए और अपने भाइयों के साथ, अपने ब्रदर्स के साथ शेडो में क्या करेंगे, वो करेंगे और चलेंगे, मतलब एक साथ अपने भाईचारे में रहेंगे और ये अपनी गलतियों को समझेंगे। और फिर डूइंग नथिंग, और ये कुछ भी नहीं कर रहे होंगे सिवाय रिग्रेट के, और बिल्कुल इन्हें क्या होगा, रिग्रेट होगा। और ये क्या है, शायद सुधर चुके होंगे या अपने आप को रिफ्लेक्ट करेंगे और ये सोचेंगे कि वास्तव में इन्होंने क्या किया इनके जीवन में। इस तरह से ये बात कर रहे थे पेब्लो नेरुदा, यहाँ पर इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि अब नेरुदा यहाँ पर बात करते हैं कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इन एक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। और पेब्लो नेरुदा यहाँ से इन पंक्तियों में बात करते हैं कि
जो मैं चाहता हूं उससे कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। मैं टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहता। मैं जो बोलता हूं ना कि कुछ समय के लिए मैं 12 तक गिनूंगा और आप कुछ समय के लिए क्या हो जाओ, शांत हो जाओ। तो मेरा शांति का मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल टोटल इनएक्टिविटी का मतलब है दोस्तों डेथ से, किससे है, मृत्यु से। मैं बिल्कुल भी किसी के लिए क्या नहीं चाहता, टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहता, बिल्कुल डेथ नहीं चाहता, क्योंकि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। क्योंकि लाइफ का मतलब ही क्या है, जीवन का मतलब ही क्या है, जीवन जी लेना, खुशहाली के साथ जी लेना, उत्साह के साथ जी लेना, वही लाइफ का मतलब है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, और मैं किसी प्रकार का मृत्यु के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। ट्रक का मतलब है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट रखना, कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहता। मैं किसी प्रकार का क्या नहीं रखना चाहता, कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहता। और फिर आगे पेब्लो नेरुदा बात करते हैं। अब देखो वो किस चीज़ की बात करते हैं पेब्लो नेरुदा कि हम कितना, इस मॉडर्न वर्ल्ड ने हमें किस तरह का इंसान बना दिया, और हम कैसे अपनी भावनाओं को खो चुके हैं। जो एक रियल ह्यूमन बींग्स की जो भावनाएं होती है वो हम खो चुके हैं। हम अपनी पारस्परिक समझ को खो चुके हैं। हम छोटे बड़े का या अच्छा बुरा का हमें नॉलेज नहीं रहा। हमारी साइंस बिल्कुल हाईजैक हो चुकी है। हम हर छोटी बड़ी चीज़ का दूसरों से सवाल पूछते रहते हैं, जो हमें स्वाभाविकता स्वयं ही जान लेना चाहिए था। और उसके बारे में पेब्लो नेरुदा यहाँ पर बात करते हैं। और देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवरसेल्फ आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस could do nothings, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves, of never threatening ourselves with death। यहाँ तक पेब्लो नेरुदा बात करते हैं दोस्तों कि अगर हम इतना ज़्यादा सिंगल माइंडेड नहीं होते, सन की दिमाग के नहीं होते, और बिल्कुल छोटी सोच वाले पर्सन नहीं होते, जो हमारे बारे में हम इतनी छोटी सोच वाले पर्सन नहीं होते, जो दिन रात काम कर रहा है, जो दिन रात दुनिया की भागदौड़ में लगा हुआ है और लाइफ को जी नहीं रहा बिल्कुल, और वो ये तक नहीं देख रहा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस वो उस कार्य को करता जा रहा है। तो हम अपनी लाइफ को जारी रखने वाले, ऐसे ही मूविंग करने वाले नहीं होते। तो क्या होता, किसी क्षण के लिए शायद ऐसा हो सकता था, फॉर वंस किसी क्षण के लिए ऐसा हो सकता था, कुड डू नथिंग्स, कि हम उस क्षण में कुछ भी कार्य नहीं कर रहे होते, और शायद एक ह्यूज साइलेंस, और एक किस तरह की साइलेंस, एक गहरी साइलेंस हमारे जीवन में आ जाती, और वो क्या कर देती, इस निराशा को खत्म कर देती या समाप्त कर देती। इंटरप्ट का मतलब है किसी ना किसी वजह से उसमें बाध्यता आ जाती, और हमें सोचने का क्या मिल जाता, एक अवसर मिल जाता, और वो क्या हो जाती, इंटरप्ट का मतलब रिमूव, समाप्त हो जाती, या फिर एंड हो जाती, वो क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। उसके बारे में बात करते हैं। और इस उदासी को, किस उदासी की बात करते हैं कि नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, और इस उदासी को समाप्त कर देती जिसमें हम अपने आप को नहीं समझ पाते, जिसमें हम क्या नहीं कर पाते, अपने आप को समझ नहीं पाते, एंड ट्रीटिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और हम हमेशा मृत्यु से क्या होते हैं, घबराए हुए थे, फियरफुल रहते हैं। हम क्या रहते हैं, थ्रेटनिंग का मतलब फियरफुल रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, फियरफुल, हम हमेशा भयभीत रहते हैं। इस तरह से दोस्तों, इस तरह से पेब्लो नेरुदा बात करते हैं कि शायद हम इतने सन के दिमाग के नहीं होते, हम इतने सामान्य सोच के नहीं होते, कि जो दिन रात हम इस भौतिकता के संसार में उलझे हुए हैं, और हमारे पास चैन की सुकून नहीं है या चैन की शांति नहीं है, ताकि हम अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाए, समझ पाए। और पेब्लो नेरुदा यहाँ पर इसी का बात करते हैं, अगर हमारे पास थोड़ा सा फ्री समय होता तो शायद कहीं ना कहीं हम अपने आप को समझ पाते हैं, और हम जो मृत्यु से जो भय लगता है, हम उस मृत्यु को भी जान पाते हैं। तो पेब्लो नेरुदा उसकी बात करते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and let us prove to be alive। और लास्ट लाइन में पेब्लो नेरुदा बात करते हैं, शायद ये अर्थ हमें क्या कर सके, एक लेसन का मतलब एक सबक सिखा सके, या हमें टीचिंग्स दे सकते हैं, या ऐसी सीख दे सकते हैं। टीच का मतलब ऐसा सबक दे सके या ऐसी शिक्षा दे सकते हैं कि एज एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज़ क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो वापस से वो चीज़ क्या हो जाएगी, पुनर्जीवित हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि प्रकृति में हर चीज़ क्या होती है दोस्तों, रिसाइकल होती रहती है, और प्रकृति में कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी का क्या है, गुण है। और ये क्या है, इस बात को समझा देते कि अगर हमने कितनी भी बुराई की है, तो वो बुराई क्या हो सकती है, वक्त के साथ अच्छाई में बदल सकती है। और ये इस बात को शायद
इस बात को शायद ये मानवता को ये अर्थ हमें समझा पाएगी। तो इस तरह से पेब्लो नेरुदा बोलते हैं कि शायद ये प्रकृति सच में है हमें समझाने में कि किस तरह से इंसान अपने स्वभाव में बदलाव कर सकता है। जैसे प्रकृति अपने आप को बदलती रहती है, हमेशा रिसाइकल करते रहते हैं, ऐसे इंसान भी क्या कर सकता है, अपने आप को बदल सकता है। कैसे भी क्षण में या किसी भी वातावरण में वो अपने आप को बदल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये हमने क्या देखा, पोएम्स का इजी एक्सप्लेनेशंस देखा, शायद आपको समझ में आया होगा। जैसा भी आपको ठीक लगा और आप ज़रूर कमेंट करें और हमें बताइए फिर इसके बारे में कि आपको कैसा लगा समझ के। और यहाँ पर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं दोस्तों कि जो पेब्लो नेरुदा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पोएम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जानते हैं। ये पोएम है, इट इज़ अ रिटन इन द फ्री वर्स। ये पोएम किस में लिखी हुई, फ्री वर्स में लिखी हुई है। फ्री वर्स में क्या है, लाइन नहीं, लाइन कंटिन्यू रहती है, इसमें कोई राइम वगैरह नहीं होता, इसमें किसी प्रकार का राइम नहीं बनता, इसलिए यह क्या है, फ्री वर्स है दोस्तों। और यहाँ पर कितने स्टेंजा है, 8 स्टेंजा, इट कंटेन्स 8 स्टेंजा। यहाँ पर 8 स्टेंजा भी है, फ्री वर्स में लिखी हुई है। इट इज़ ओरिजिनली रिटन इन स्पेनिश लैंग्वेज एज अ कोलर्स मीनिंग टू बी क्वाइट एंड कीपिंग स्टिल। और ये पोइम स्पेनिश लैंग्वेज में लिखी गई थी और जिसमें इसका टाइटल रखा गया था अ कोलर्स, जिसका मीनिंग होता है टू बी क्वाइट या कीपिंग स्टिल, ये इसका मीनिंग होता है। तो आपको ध्यान रखना है, बेसिकली ये कविता पहली बार किस में लिखी गई थी, स्पेनिश लैंग्वेज में, और इसका टाइटल क्या था, तो ये भी ध्यान रखना, कोलर्स। और फिर देखिए, इट इज़ एन इन्विटेशन टू इंट्रोस्पेक्शन। और ये जो कविता है, कीपिंग क्वाइट जो पोएम है, वो क्या है, इंट्रोस्पेक्शन से, इन्विटेशन से, मतलब एक क्या है, इन्विटेशन से, किसके लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए, मतलब आत्मचिंतन के लिए। इट्स स्टाइल इज सिंपल, डायरेक्ट एंड मेडिटेटिव। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है, ये कैरेक्टरिस्टिक से सवाल आने का चांसेस है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद रखना कि कौन क्या है, इसमें बेसिकली पूछा जाने का सवाल है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों। ये इसके कुछ फिगर ऑफ स्पीच हैं जो हम देखेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, अब उनको हम देखते हैं दोस्तों। मेटाफर का यूज़ हुआ है, मेटाफर का यूज़ हुआ है, जो लाइन्स आप देखें कि पुट ऑन द क्लीन क्लॉथ्स, पुट ऑन द क्लीन क्लॉथ्स में कौन सा मेटाफर का यूज़ हुआ है, और इन द शेड में किसका यूज़ हुआ, मेटाफर का यूज़ हुआ। और मेटाफर होता क्या है, एन इम्प्लीकेट कंपेरिजन, ये सीधा डायरेक्ट क्या होता है, कंपेरिजन होता है बिटवीन द टू डिसिमिलर थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक एंड सो, मतलब बिना लाइक एंड सोस एंड एज इन वर्ड का यूज़ किया हुआ है। बिगर ही क्या करें, डायरेक्ट क्या करें, हम कंपैरिजन करें बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग, दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं में क्या करें, हम कंपैरिजन करें, तो वहाँ पर मेटाफर होता है। देखिए, पुट ऑन द क्लीन क्लोथ्स को किससे कंपेयर किया गया, क्योंकि यहाँ से देखिए, दिस कंपेयर द चेंजिंग वंस क्लोथ्स टू द चेंजिंग वंस पर्सपेक्टिव एंड सोल क्लीनिंग वन सेल्फ फ्रॉम द ब्लड स्टेन्स ऑफ द वॉर एंड ग्रीड। मतलब एक व्यक्ति क्या करता है, जिस तरह से युद्ध करने के बाद में वो अपने आप को ब्लड शेडिंग्स कर लेता है और पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाता है, और वो उसे साफ करने के लिए, हटाने के लिए अपने क्लोथ्स को क्या करता है, क्लीन क्लोथ, साफ सुथरे वस्त्र पहनता है। तो उससे कंपेयर कर रहा है पोइट, यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है कि किस तरह से वो इंसान तो उसके लिए यूज़ हुआ है। जो इंसान प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं वो भी क्या करते हैं, बाद में साधारणतः सफ़ेद कपड़े पहनकर चलते हैं, तो इसलिए उससे कंपेयर किया गया। सेड, यहाँ पर सेड किसके लिए आया, सेड आया स्टेट ऑफ द प्रोटेक्शंस के लिए, पीस के लिए, हार्मोनी के लिए, अमंग ब्रदर्स, हमारे भाइयों के बीच में जो प्रोटेक्शंस है या पीस है, हार्मोनी है, सहनशीलता है, वो बर्दाश्त करने की जो हद है, हार्मोनी है, उसके लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा जो हुआ है, सिंबोलिज्म का भी इसमें काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है, और वो देखिए, द यूज ऑफ द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड आर एक्शंस टू रिप्रेजेंट द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड क्वालिटी। और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए या ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हुए करने के लिए पोइट ने क्या किया, सिंबल्स का यूज़ किया। जैसे कि 12, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो 12 हैं वो 12 किसको इंडिकेट करता है, पोइट बोलता है ना कि मैं 12 तक काउंट करूंगा और हम सभी शांत हो जाएंगे, तो वो 12 बताता है दोस्तों, कंप्लीटनेस को बताता है, या फिर रिप्रेजेंट द हार्स ऑफ ऑन द क्लॉक एंड 12 मंथ्स इन ईयर। मतलब
घड़ी के जो 12 घंटे होते हैं उनको भी दर्शाता है, और एक साल में जो 12 महीने होते हैं उसको भी ये 12 क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखना है, सिंबल है ये पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और यहाँ से देखिए फिशरमैन एंड वेल, फिशरमैन और वेल किस बात को इंडिकेट करते हैं या किसका ये सिंबल है? तो दोस्तों ये सिंबलाइज करता है द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेशंस एंड ऑपरेस्ड, मतलब जिनका विरोध किया जा रहा है और जिनका विरोध, जो विरोध कर रहे हैं और जिनका विरोध हो रहा है, उन दोनों के बीच की कड़ी को यह क्या है, संबंध को यह दर्शाता है कि किस तरह से फिशरमैन भी ये देखेंगे कि उन्होंने कितना प्रकृति को नुकसान पहुंचाया और उन वेल्स को मारा है जिनको बाद में लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने खाने पीने के लिए या फिर अपने शौक पूरे करने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, और दूसरा एग्जांपल है अर्थ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अर्थ। अर्थ किसके लिए? अर्थ यहाँ पर टीचर के तौर पे रिप्रेजेंट करता है, सोर्स ऑफ रिबर्थ के लिए अर्थ का यूज हुआ है। अर्थ किसका सिंबल है? यहाँ टीचर का भी सिंबल है, और फिर यहाँ से और दूसरा है सोर्स ऑफ रिबर्थ, क्योंकि वो पुनः क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है चीज़ों को। शोइंग द स्टिलनेस इज नॉट डेथ, और स्टिलनेस का मतलब क्या नहीं है, डेथ नहीं है, जो ये बता रही है अर्थ। फिर इमेजनरी का भी इसमें यूज हुआ है। इमेजनरी में देखिए विवाइड सेंसरी लैंग्वेज दैट अपील्स टू द रीडर्स सेंसेस टू क्रिएट द मेंटल पिक्चर्स, और इसमें काफी ज्यादा क्या हुई, विवाइड सेंसरी लैंग्वेज का यूज हुआ जिससे रीडर्स क्या करें, इमेजिन कर सकें कि पोइट किन चीजों के बारे में बात कर रहा है और स्पष्ट हम क्या कर सकें, उन्हें समझ सकें। जैसे कि यहाँ पर कोल्ड सी आया है, कोल्ड सी और हार्टेड हैंड, ये क्या है, इमेजिनरी है, क्योंकि कोल्ड सी हम समझ सकते हैं कि किस तरह का ठंडा सी जिसमें बर्फ पूरी तरह से जम चुकी है उसके बारे में। हार्ट हैंड से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से जब हाथ में चोट आती है तो कैसा फील होता है, तो हम वैसी कल्पना कर पाते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हमारी लाइफ से रिलेटेड है। तो ऐसे इसमें विवाइड इमेजनरी का यूज़ किया गया। क्रिएट द टेक्टाइल एंड विजुअल इमेजनरी ऑफ फिजिकल एनवायरमेंटल डैमेज बाय द माइंडलेस ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये दोनों क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं कि माइंडलेस ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमने कितना नासमझी से इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाया और अपने आप को नुकसान पहुंचाया, उस बात को ये दोनों ही सिंबल्स क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। कोल्ड सी प्रकृति के नुकसान को बताता है, हार्ट हैंड सेल्फ नुकसान को पहुंचाता है कि हमने अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाया। तो ध्यान रखना है ये भी। और इसमें जो जो सेकंड है वो देखिए कि वॉर्स विद गैस एंड वॉर्स विद फायर, इससे क्या समझ रहे हैं, वॉर्स विद फायर, ये दो सिंबल्स, दो इमेजनरी ये यूज हुए, इवोक द टेरिफाइंग साइट, और ये भयभीत करने वाले दृश्य को दर्शाती है। स्मेल्स ऑफ द केमिकल एंड कन्वेंशनल वेफेयर को दर्शाती है, केमिकल्स की स्मेल को दर्शाती है कि कितना हमने इस दुनिया को नुकसान पहुंचाया है, और यहाँ पे केमिकल्स का यूज किया है और जिसकी वजह से प्रकृति क्या है, काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई है। ये दोनों सिंबल्स दर्शाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन, मतलब मानवीकरण का यूज हुआ है, और यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन क्या है, ह्यूमंस के एट्रीब्यूट्स को या इमोशंस या इंटेंस को नॉन ह्यूमन क्वालिटीज को दे देना या नॉन ह्यूमन थिंग्स को दर्शाना ही क्या है। जैसे कि अर्थ कैन टीच करने का काम कौन कर रहा, इंसान करता है, बट यहाँ पर टीच करने का काम कौन कर रही है, अर्थ कर रही है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशंस का एग्जांपल हैं और जो नेरूडा ने यहाँ पर यूज किया। नेक्स्ट देखिए जो एलिट्रेशंस है, एलिट्रेशंस फिगर ऑफ स्पीच है, इसका भी यूज हुआ है। एलिट्रेशंस में क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, जो बिगिनिंग में भी हो सकता है या क्लोजली कनेक्टेड वर्ड से बीच में होता है। जैसे यहाँ पर यूज हुआ है सडन स्ट्रेंजनेस, तो ऐसे साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशंस का एग्जांपल है। ही इज हर्ट हैंड, यहाँ पर भी एच वाला साउंड जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी एलिट्रेशंस का क्या है, एग्जांपल है। एंड वी विल एंड वॉर विद, तो W वाला साउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी पक्का क्या है, एलिट्रेशंस का ही एग्जांपल है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एलिट्रेशंस या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, एक क्वेश्चंस बनने की संभावना है दोस्तों। यहाँ से देखिए एनाफोरा भी क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। डेलिब्रेट रिपीटेशंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड फ्रेजेस अक्रॉस द सक्सेसिव लाइन। इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, या तो एक सेंटेंस का एक पार्ट हो उसको रिपीट किया जाता है पॉइंट्स में, या पूरे फ्रेज हो उसको सक्सेसिव लाइन मतलब रिपीटेडली लाइन में क्या किया जाएगा, उसको दोहराया जाएगा, रिपीट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम कविता में देखते हैं कि लेट्स, ये वाला स्टेंजा, ये वाला जो सेंटेंस का पार्ट है वो रिपीट होता है, जैसे कि इसमें लेट्स स्पीक में एंड लेट्स स्टॉप में भी होता है ना, तो इसलिए ये एनाफोरा है। एनाफोरा में क्या करते हैं, एक सेंटेंस का छोटा वाला पार्ट है उसको हम रिपीट करते हैं सक्सेसिव लाइन में, यह ध्यान रखना है।
नेक्स्ट देखते हैं एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का भी यूज हुआ है। एंटीथेसिस में क्या होता है, यह भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। एंड प्लेसिंग द टू ऑपोजिट एंड कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज टुगेदर टू क्रिएट स्ट्राइकिंग इफेक्ट। और यहाँ पर दो विरोधी ऑपोजिट आइडियाज को क्या किया जाता है, साथ साथ रखा जाता है ताकि एक स्ट्राइकिंग, एक शानदार इफेक्ट तैयार हो सके उसके लिए। जैसे कि काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टील, जैसे कि हम बोलते हैं कि हम 12 तक गिनो और फिर हम सब शांत हो जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न करता है कि एक्टिव मूवमेंट ऑफ द काउंटिंग विद द एब्सोल्यूट इनएक्टिविटीज ऑफ बीइंग स्टिल। तो एक तरफ तो काउंट करने का क्या है, एक्टिविटीज की जा रही है, दूसरी तरफ शांत होने के। तो ये क्या है, एक कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न करता है और कॉन्ट्रास्ट के तौर पे यहाँ पर एंटीथेसिस का यूज हुआ है। जो देखना है आपको, किसका यूज हुआ, एंटीथेसिस का। फिर यहां से देखिए एवरीथिंग सिम्स डेड एंड लेट अस प्रूव टू बी अलिव। मतलब शुरुआत में तो बोला गया कि हर चीज मृत्यु है और फिर बाद में बोला गया कि हर चीज क्या है, जीवित हो जाएगी। तो ये जस्ट क्या कर रहे हैं, लाइफ और डेथ टू एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ साइलेंस। लाइफ और डेथ का कॉम्बिनेशन बताया गया जो क्या करता है, वैल्यू ऑफ साइलेंस को क्रिएट करता है, वैल्यू ऑफ साइलेंस को जनरेट करता है। तो ये हमने देखा, ये भी क्या है, एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, आपको याद रखना है दोस्तों, ये आ सकते हैं, पक्का इनके आने की संभावना है। यहाँ से देखिए पन में क्या होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कोई भी वर्ड क्या करता है, एक से अधिक मीनिंग देगा तो उसमें हम पन बोलते हैं। जब क्या करे, एक से अधिक क्या करे, वो मीनिंग जनरेट करे, वो वर्ड क्या करे, एक से अधिक मीनिंग जनरेट करे सेंटेंस में, तो वहाँ पर पन जो फिगर ऑफ स्पीच है वो होगा। जैसे आर्म्स में क्या है, यहाँ पर पन फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि आर्म्स किसके लिए आता है, हथियारों के लिए आता है, और आर्म्स यहाँ पर बॉडी पार्ट्स के लिए भी आता है। इसलिए दोनों तरफ से, एक तो फिजिकल मूवमेंट्स के लिए भी आया और दूसरा वेपन्स या मिलिट्री आर्म्स के लिए भी आया। इसलिए यहाँ पर क्या है, एक वर्ड दो मीनिंग दे रहा है, इसलिए यहाँ पर पन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आयरनी का भी यूज हुआ है। अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी एंड ऑफन हाईलाइटिंग कॉन्ट्राडिक्शंस। और ये जो एग्जांपल है वो आयरनी का। आयरनी में हम ऑपोजिट वर्ड बोलते हैं, हम कोई भी बात को घुमा फिरा कर बात करते हैं। जैसे कि कोई इंसान जो बहुत गंदे कपड़े पहनकर किसी पार्टी में आया, हम बोलते हैं क्या शानदार लग रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट आइडियाज बोल रहे हैं उसके बारे में, और हम ऑपोजिट बोल रहे हैं, जो हम कहना चाहते हैं वो जस्ट ऑपोजिट बोल रहे हैं, और सिचुएशंस के अनुसार वो डील नहीं करता, वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है उस सिचुएशन में जो हम बोल रहे हैं। तो इसलिए बोल तो हम पॉजिटिव ही रहे, बट उस सिचुएशन में क्या है, मजाक या रूप है एक तरफ से। तो इसलिए यहाँ पर द विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, यहाँ पर पॉइंट वही बात करता है कि ये आयरनी का एग्जांपल है। कैसे कि विक्ट्री तो होगी बट नो सर्वाइवर, लेकिन कोई जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए परफेक्ट एग्जांपल है आयरनी का, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है वोकैबुलरी जो इस पॉइंट में यूज़ हुई, वो हमने यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया है कि कौन कौन सी वोकैबुलरी, कौन कौन से अच्छे वर्ड हैं जो आपको यहाँ से याद करना चाहिए। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है इस तरह के शब्द, छोटे छोटे वर्ड जो आपको याद करना है, फ्रेजेस वगैरह भी आपको याद रखनी है दोस्तों। तो ये सारे हैं, और फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन है जो हम देखेंगे फिर और क्वेश्चंस पे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग मी, और अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमें आगे बढ़ने का एक अवसर दें, अपॉर्चुनिटी दें। थैंक यू दोस्तों फॉर